स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो अपना टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी एटम के लिए कैसे डिफाइन होगी, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे आज। तो देखना, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर देता हूँ। अपन ने बोला था किसी एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या दिए गए थे, एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे थे। एटॉमिक मॉडल कितने तरीके के बताए थे मैंने, दो तरीके के एटॉमिक मॉडल होते हैं। एक तो होता है क्लासिकल मॉडल, एक तो कौन सा होता है क्लासिकल मॉडल, और एक होता है कौन सा मॉडर्न मॉडल। मॉडर्न मॉडल या इसको क्या बोल दिया जाता है, वेव मैकेनिक्स मॉडल, वेव मैकेनिक्स मॉडल या क्वांटम मॉडल भी बोल दिया जाता है। तो किसी एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मॉडल दिए गए थे उसमें क्लासिकल मॉडल की अपन ने बात कर ली थी। इसमें सबसे पहले अपन ने किसको पढ़ा, थॉमसन को पढ़ा। सेकंड इसमें रदरफोर्ड को पढ़ लिया था। थर्ड इसमें किसको पढ़ा था, बोर को पढ़ लिया था। फोर्थ इसमें सोमरफेल्ड। इन चारों मॉडल्स की अपन ने बात कर ली थी। वो किसके अंतर्गत आते हैं, क्लासिकल मॉडल के अंतर्गत आते हैं। और मॉडर्न मॉडल, इन मॉडल्स में जो कमियां रह गई थी उसका मॉडिफाइड फॉर्म थी, वो कौन सी थी, मॉडर्न मॉडल या वेव मैकेनिक्स क्वांटम मॉडल थी। इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, इसमें सबसे पहले तो आता है एक तो डी ब्रोगली का, डी ब्रोगली ड्यूल नेचर। सेकेंड जो इसमें मॉडल आता है वो है हाइगेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइगेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। थर्ड इसके अंदर आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये किसके अंतर्गत आती है, मॉडर्न मॉडल के अंतर्गत, जिसके अंदर ये एक तरीके का क्या है, किसी एटम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें बोली जाएगी, कैसे डिफाइन होगी ये चीजें, इसकी मैं बात करूंगा। तो आज की अपनी हेडिंग क्या होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी एटम के लिए कैसे डिफाइन होगी। तो देखना, इसको स्टार्ट करते हैं अपन। देखिएगा, एक तो साइंटिस्ट कौन सा था, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ड्यूल नेचर। इसने क्या बोला था, किसी भी माइक्रो पार्टिकल की, कोई भी माइक्रो पार्टिकल जो क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। उस मूवेबल सूक्ष्म कण या माइक्रो पार्टिकल की नेचर कौन सी होती है, एक तो पार्टिकल नेचर होती है और एक वेव नेचर होती है। इन दोनों की बात की थी किसने, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। एक साइंटिस्ट था कौन सा, हाइगेनबर्ग। कौन सा था, हाइगेनबर्ग। हाइगेनबर्ग का कौन सा प्रिंसिपल था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या बोला था, किसी भी माइक्रो पार्टिकल जो क्या है, मूवेबल है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम, स्थिति और समय कभी भी एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, साइमल्टेनियसली एक साथ कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर इन दोनों को ज्ञात किया जा सकता है लेकिन एक ही समय पर एक साथ कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका मापन नहीं किया जा सकता। अगर इन दोनों का एक साथ अगर मापन करेंगे तो इसके अंदर कुछ क्या आएंगी, एरर्स आएंगी, कंप्लीटली एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी, कुछ एरर्स आएंगी। उन एरर्स को भी क्या बोला था इसने, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बोला था, अनएक्यूरेसी बोला था। तो देखना, ये जो डी ब्रोगली का ड्यूल नेचर प्रिंसिपल और ये हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों के आधार पर किसी भी परमाणु में, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति को, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए कौन सी इक्वेशन दी गई थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो कोई पूछ ले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस काम की आती है, तो अपने को क्या बताना है, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए
श्रोडिंगर इक्वेशन दी जाती है किस आधार पर, किन दो प्रिंसिपल के आधार पर, डी ब्रोगली ड्यूल नेचर के आधार पर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए कौन सी इक्वेशन दी जाती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब अपन बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की होती क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे किसी एटम के लिए, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे पहले हम इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट। चलिएगा अब बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। देखिएगा ध्यान से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू साइन इजिकल टू 0। ये क्या होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। मैंने क्या कहा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी डेल जेड स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी एच स्क्वायर साइन इजिकल टू 0। ये क्या होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। तो देखना यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, साइन क्या होता है, एम क्या होता है, ई क्या होता है, वी क्या होता है और एच किसको बोला जाता है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एम की। एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब बात आती है ई की। ई क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है वी। वी यहाँ पे क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है एच की। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब अगर बात की जाए साइन। साइन क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। साइन क्या है, वेव फंक्शन। अब अगर बात की जाए तो एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को क्या बोला जाता है, एक्स वाई जेड। ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स। निर्देशांक होते हैं। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को उतार लें। क्या होती है इक्वेशन, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0। ये होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चलिए, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई। इसके अंदर m क्या होता है, e क्या होता है, v क्या होता है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखना, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो कौन सी इक्वेशन आएगी। ये तो जनरली कौन सी इक्वेशन हो गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखना, अगर मैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसमें से इन तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है, साइन कॉमन ले लूँ। क्या कॉमन ले लूँ, साइन कॉमन ले लूँ। तो देखना क्या होगा, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। साइन आ गया यहाँ पे कॉमन, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अगर इस टर्म को क्या बोला जाता है, इस टर्म को बोला जाता है, ये इस तरीके का साइन होता है, इसको क्या बोला जाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। इसको क्या बोला जाता है,
लाप्लास ऑपरेटर। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको क्या बोला जाता है? लाप्लास ऑपरेटर। लाप्लास एक साइंटिस्ट था, उसके ऑपरेटर के नाम पर इसका क्या नाम रख दिया गया? लाप्लास ऑपरेटर। तो इस वैल्यू को इसके द्वारा रिप्लेस कर दूं तो देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ पे इसके स्क्वायर, इसका मतलब लाप्लासियन ऑपरेटर की क्या होगी, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर इसको मैं इसके द्वारा रिप्लेस कर दूं तो क्या बनेगा? इंटू साइन प्लस एट पाई स्क्वायर एम ए माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0। तो सबसे पहले आप इतना तो उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो अपन देख रहे हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से और कैसे डिफाइन हो सकते हैं, कुछ चीज़ें को डिफाइन करना चाहूँगा। एक जैसे अपना है लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लाप्लासियन ऑपरेटर कैसे डिफाइन होगा, इस तरीके को मैंने इस तरीके से बता रहा हूँ मैं। इसी तरीके से कुछ ऑपरेटर्स और आएंगे, मेन जो इक्वेशन आएगी वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या होती है? डेराइव होती है। उसकी अपन चर्चा करेंगे, जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिएगा अब देखिएगा, इससे आगे मैं चलूंगा इस इक्वेशन से आगे। देखिएगा ध्यान से, डेल स्क्वायर साइन प्लस एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इजिकल टू 0। अब देखिएगा इस वैल्यू को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ, RHS साइड ले जाऊँ, तो कितनी होगी? माइनस की होगी। इसका मतलब एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साइन इजिकल टू क्या होगा? माइनस डेल स्क्वायर साइन। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ से इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, देखना किस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, इस वैल्यू को इसके साथ में क्या कर लूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, तो क्या आएगा? देखना ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू आएगी अपनी वो कितनी आएगी? देखिएगा, इस एच स्क्वायर को इधर ले गया मैं और इस एट पाई स्क्वायर एम को कहाँ ले गया? इसके अपॉन में ले गया। तो क्या बचेगा? ई माइनस वी साइन इजिकल टू माइनस एच स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर साइन अपॉन क्या आएगा? एट पाई स्क्वायर एम। क्या आ गया? ई माइनस वी साइन इजिकल टू अपना क्या हो गया वैल्यू? माइनस एच स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर साइन अपॉन एट पाई स्क्वायर एम। अब देखना ध्यान से, इस वैल्यू को, इस ये जो वैल्यू है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर यहाँ से इसको ओपनली लिख लूँ, इस साइन को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो क्या बनेगा? ई साइन माइनस वी साइन, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना ये वैल्यू एग्जिट अपने आप पास आएगी, माइनस एच स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर साइन अपॉन एट पाई स्क्वायर एम। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिएगा यहाँ से इस वैल्यू को अगर मैं RHS साइड ले जाता हूँ तो ये किस में आएगी? प्लस में। तो V साइन को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? RHS साइड में, तो प्लस की हो जाएगी। तो E साइन इजिकल टू क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस एच स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर साइन अपॉन एट पाई स्क्वायर एम। ये RHS साइड में गई, इसका मतलब प्लस साइन V। अब देखना इन दोनों टर्म में साइन कॉमन है, साइन कॉमन आएगा, इसका मतलब बाहर आ जाएगा साइन, जो बचेगा वो अपन लिख देते हैं ई साइन इजिकल टू। इसको सबसे पहले आप उतार लें, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि साइन को अगर कॉमन ले लिया जाए तो जो टर्म बचेगी उसको कैसे डिफाइन करेंगे। जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिएगा तो देखिए V साइन को मैं कहाँ ले गया? RHS साइड में, तो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे अगर साइन को कॉमन ले लिया जाए तो E साइन इजिकल टू क्या बचेगा? साइन मैंने कॉमन ले लिया, साइन कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर
एम लाप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर, साइन कॉमन आ गया प्लस v बच गया, ये वैल्यू बची और साइन क्या आ गया, कॉमन आ गया। इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, इस वैल्यू को बोला जाता है h, कैपिटल H। कैपिटल H यहाँ पे क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जिस तरीके से लाप्लासियन ऑपरेटर की डिफाइन किया था उसी तरीके से इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H। इस वैल्यू की जगह अगर मैं H रख दूं तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E साइन इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू साइन। यहाँ से साइन कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है ये किसके लिए आया, यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन की, परमाणु पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे जो आया है किसके फॉर्म में आया है, ये जो वेव फंक्शन ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में आया है। तो इस तरीके से वेव फंक्शन की अपन ने बात कर ली, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की किसकी फॉर्म में बात कर ली, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे लिखी जाती है इसको अपन ने डिफाइन कर दिया। तो इसको सबसे पहले आप उतार ले, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा यहाँ पे साइन की। साइन क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो अपन ने पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसमें किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो मैंने बता दिया जनरली कि क्या होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो इसको एनर्जी की टर्म और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की टर्म में कैसे लिखा जाता है इस इक्वेशन को, उसको मैंने बता दिया। तो अभी तक तो क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है नहीं आने वाला। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो साइन है वेव फंक्शन साइन, इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो इससे रिलेटेड अपन कुछ बातें पढ़ेंगे, उसको ध्यान में रखना और अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से आप इसको उतार ले, उसके बाद मैं बात करूंगा वेव फंक्शन साइन की। चलिएगा वेव फंक्शन साइन की बात करते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है। एग्जाम में इसमें किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब देखिए इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में से जो साइन है, साइन क्या होता है, वेव फंक्शन, तरंग फलन, इसको क्या बोला जाता है, तरंग फलन। इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तरंग फलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से पॉइंट्स की बात करूंगा, उसको ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए साइन की मैं बात करूं तो सबसे पहले साइन के बारे में क्या बोला जाता है, ये जो साइन है तरंग फलन, इसके दो घटक होते हैं। इसके साइन के कितने घटक होते हैं, साइन के दो घटक होते हैं। टू कंपोनेंट्स ऑफ ए वेव फंक्शंस। कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे इसके देखना। सबसे पहला तो बोला जाता है इसका रेडियस कंपोनेंट। नंबर 2 इसका होता है एंगुलर कंपोनेंट। इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्यीय घटक। इसको क्या बोला जाता है, कोणीय घटक। तो देखिएगा साइन के दो घटक होने का मतलब साइन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शंस को। वेव फंक्शंस किस में आते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपन क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपने क्या कैलकुलेट करनी है, उसकी पोजीशन को बताना है। तो उसके दो घटक बोले जाते हैं, एक तो रेडियस कंपोनेंट, एक एंगुलर कंपोनेंट, त्रिज्यीय घटक और कोणीय घटक। तो देखिएगा साइन के मैंने कहा दो घटक होते हैं। साइन के कौन कौन से घटक होते हैं, साइन इज इक्वल टू, इसके दो घटक होंगे, एक तो साइन रेडियस। साइन कौन सा, रेडियस, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन आर से रिप्रेजेंट। रेडियस वाला कंपोनेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन आर से। और वेव फंक्शंस हमेशा ही क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। इसके जो कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे तो साइन का जो सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है, एंगुलर कंपोनेंट। एंगुलर का मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा कोमा फाई से। थीटा कोमा फाई, साइन थीटा कोमा फाई क्या हो गया, एंगुलर कंपोनेंट। तो मैंने कहा साइन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो त्रिज्यीय
या रेडियस कंपोनेंट और एक है कोणीय या एंगुलर कंपोनेंट। तो साइन के दो घटक बोले जाते हैं, या तो एक तो रेडियस होता है, एक एंगुलर कंपोनेंट। इस तरीके की बात को ध्यान में रखना, ये इक्वेशन आप लिख लो। उसके बाद अपन इसकी साइन की डिपेंडेंस की बात करेंगे कि साइन वेव फंक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप इसका कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट उतार ले, उसके बाद अपन चलेंगे इसकी डिपेंडेंस पर। चलिएगा देखिएगा, ये जो साइन है, साइन वेव फंक्शन, इसकी डिपेंडेंस की बात कर रहा हूं। साइन डिपेंडेंस, साइन किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा। सबसे पहला तो आता है इसमें एन। एन क्या होता है यहाँ पे, मेन क्वांटम, मेन क्वांटम नंबर, या इसको क्या बोल दिया जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम नंबर, इसकी अपन चर्चा कर लेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ ये जो साइन वेव फंक्शन है, इसकी डिपेंडेंस किस बात पर होती है। एक तो एन पर डिपेंड करता है, एक एल पर डिपेंड करता है। एल यहाँ पे क्या है, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपको अभी क्वांटम नंबर नहीं पता तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वांटम नंबर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन पढ़ लेंगे। क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। अभी मैं बता रहा हूँ, इतना ध्यान में रखना, ये जो साइन है वेव फंक्शन, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटम संख्या होगी, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको क्या बोला जाता है, द्विघांसी क्वांटम संख्या। थर्ड अगर बात की जाए तो किस पे डिपेंड करती है, एम पर। एम यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या पर भी साइन फंक्शन वेव फंक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये कौन सी होगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो क्वांटम नंबर क्या होती है, इसके टाइप्स की अगर आपको अभी नहीं पता तो उसकी मैं बात कर लूंगा आगे। तो इसको अभी अपने क्या याद में रखना है कि साइन जो वेव फंक्शन है ये एन, एल, एम इन तीनों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइन कितने, इसके मैंने कितने घटक बताए थे, साइन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से, एक तो साइन आर रेडियस कंपोनेंट, एक साइन का कौन सा घटक है, कोणीय एंगुलर थीटा कोमा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बात आती है अगर साइन इन तीनों पे डिपेंड करता है, एन, एल और एम पर, तो इसके जो कंपोनेंट है ये किन किन बातों पर डिपेंड करेंगे, अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इसके जो कंपोनेंट है वो इन तीनों में से किन किन बातों पर डिपेंड करेंगे। तो ऐसे बोला जाता है ये जो साइन आर है रेडियस कंपोनेंट, साइन रेडियस कंपोनेंट, तो ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये एन और एल पर डिपेंड करेगा। कई बार या तो साइन के बारे में पूछ लेता है तो अपने को क्या बताना है, एन, एल, एम तीनों पर डिपेंड करता है साइन। कई बार पर्टिकुलर के लिए पूछ लेता है कि साइन का वेव फंक्शन का जो रेडियस कंपोनेंट है वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो अपने को क्या बताना है, एन और एल। एन और एल का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है कौन, साइन आर। अब बात आती है एंगुलर कंपोनेंट की। तो वेव फंक्शन साइन का जो एंगुलर कंपोनेंट है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एन और एल की बात हो गई, एल और एम बच गए। तो इस तरीके से इसमें याद रखने का तरीका होता है एल कोमा एम। तो एन और एल किसके लिए, साइन आर रेडियस कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन, एल और एम किसके लिए, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन, साइन थीटा कोमा फाई एल और एम पर डिपेंड करेंगे, साइन आर एन और एल पर डिपेंड करेंगे। तो ये डिपेंडेंस की बात होगी, साइन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, साइन एन, एल, एम तीनों पर डिपेंड करेगा, साइन आर, एन और एल, साइन थीटा कोमा फाई एल और एम। तो इसकी डिपेंडेंस को आप सबसे पहले उतार लें, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, वेव फंक्शन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। चलिए अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये तो इसकी डिपेंडेंस की बात हो गई और साइन वेव फंक्शंस होता क्या है इसकी मैंने बात कर ली। तो देखना अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, साइन के दो कंपोनेंट होते हैं, रेडियस कंपोनेंट है, एंगुलर कंपोनेंट। अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखना सेकंड पॉइंट है इसमें, ये जो साइन वेव फंक्शन है, ये जो साइन वेव फंक्शन है, ये किसको बताता है, उस वेव के एम्पलीट्यूड को बताएगा। साइन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, देखना साइन तरंग फलन, साइन का मतलब वेव फंक्शन, तरंग फलन तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखना आयाम का यहाँ पे मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड का बेसिकली मीनिंग क्या है उसकी मैं बता रहा हूँ। अर्थात परमाणु में किसकी बात कर रहा है, उस स्थान को बता रहा है ये, परमाणु में उस स्थान को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना हो, अधिकतम संभावना हो। इसका मतलब देखना, मैंने कहा साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेव फंक्शन होता है जो तरंग के आयाम को रिप्रेजेंट करता है। तरंग का आयाम का मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, एम्पलीट्यूड। तरंग के आयाम का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, तो मैंने कहा किसी परमाणु, किसी एटम में उस जगह को बताता है, एक ऐसी परमाणु में एक ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जहाँ पे एटम में मिलती है अपने को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने को मिले, तो वो क्या कहलाता है, साइन तरंग फलन, वेव फंक्शन। अब देखना, तो एटम में, अगर एटम की बात की जाए, किसी भी एटम में, परमाणु में वो भाग है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, वो कौन सा कहलाता है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल या कक्षक बोल दूं मैं। तो साइन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तरंग के आयाम को रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु में उस जगह को बताएगा जहाँ पे अपने को क्या हो, इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी क्या हो, अधिकतम हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी अधिकतम हो। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिल सकते हैं, किसी ऑर्बिटल में, कक्षक में। इसका मतलब ये जो साइन है ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन का मतलब क्या हो गया, किसी परमाणु में उस जगह को बताएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या हो, संभावना अधिकतम हो। इसका मतलब साइन किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ मिलते हैं, ऑर्बिटल में, कक्षक में। इसका मतलब साइन वेव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को। साइन किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को। तो कई बार क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए साइन का मतलब क्या है, तो ऑर्बिटल बता दिया जाता है क्वेश्चन में। तो किसी परमाणु में ऐसा स्थान पूछ ले अपने को कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी अधिकतम हो, तो वो साइन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने आंसर क्या होगा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक ऐसा स्थान है परमाणु में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो साइन का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल। ये जो साइन, मैंने कहा साइन किन किन बातों पर डिपेंड, इसकी डिपेंडेंस अपने देखी थी, एक तो एन पर, एक एल पर, एक एम पर। इसका मतलब साइन किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, एन, एल, एम। इसका मतलब ये जो साइन है इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, साइन रिप्रेजेंटेशन, साइन को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, अगर इसकी डिपेंडेंस किस पर है, एन, एल और एम पर, तो साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन एन एल एम। तो साइन वेव फंक्शन उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये भी अपना तरीका सही है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंस किस पे होती है, एन, एल, एम। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघाषी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीनों पर डिपेंड करेगी। तो साइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका और क्या हो सकता है, साइन एन, एल, एम। तो आप इसको सबसे पहले उतार लें, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी किससे रिलेटेड, वेव फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें होगी, इसको आप उतार लें।
चलिएगा अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड वेव फंक्शन से रिलेटेड थर्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इस वेव फंक्शन से रिलेटेड। अगर आएंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, आएंगे क्वेश्चन तो किससे आएंगे, वेव फंक्शन से। तो अपने को पता होना चाहिए वेव फंक्शन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इसकी डिपेंडेंस कहाँ है। तो देखना थर्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट के लिए क्या बोला जाता है, अभी जो अपन ने पढ़ा साइन अपन ने पढ़ा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। और साइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अपना क्या था, साइन एन एल एम, ये अपनी बात होगी। अब बात आती है अगर साइन का स्क्वायर कर दिया जाए, इसका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, साइन का स्क्वायर कर दिया जाए तो साइन स्क्वायर को किस तरीके से अपने पढ़ेंगे, उसको पढ़ना आना चाहिए। साइन स्क्वायर किस बात को बताएगा, तो देखना थर्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर की। किसकी बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर। थर्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर। तो देखिएगा ये साइन स्क्वायर किस बात को बताता है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, साइन स्क्वायर होता है वो बताता है साइन स्क्वायर का वर्ग किसको बताता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को। तो यहाँ पे क्या कह दूँ मैं, साइन स्क्वायर का मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करता है, संभावना को प्रदर्शित करता है। तो साइन की बात करें या साइन स्क्वायर की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जहाँ पे अधिकतम पॉसिबिलिटी होगी पाए जाने की, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो साइन स्क्वायर अपने को कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, इस साइन स्क्वायर से अपन बात करते हैं, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर मैंने क्या कहा, किसी परमाणु में किसको रिप्रेजेंट करता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है, वो क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्या हो, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो देखना मैं कहूँ परमाणु में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या होती है, अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर का मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी, इसका मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है। किसी एटम के लिए साइन स्क्वायर की वैल्यू अधिकतम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, न्यूनतम भी हो सकती है। तो देखिएगा अधिकतम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अगर संभावना अधिकतम है तो उसको क्या बोला जाता है, साइन स्क्वायर वेव फंक्शंस का रूट बोला जाता है, इसका वर्ग बोला जाता है। तो देखिएगा वेव फंक्शन का जो रूट है वो अधिकतम कहाँ होगा, किसी परमाणु में, तो नाभिक के चारों ओर वे क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, सबसे ज्यादा हो, वहाँ पे साइन स्क्वायर की क्या होगी, अधिकतम वैल्यू आएगी। इसका मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा, तो वहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो देखना ये बात कर रहा है यहाँ एक तो ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल कक्षा की बात कर रहा है, जहाँ पे किसी नाभिक के चारों ओर वे क्षेत्र है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है उसी को क्या बोला अपन ने, साइन स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जहाँ पे संभावना सबसे ज्यादा होगी वहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑर्बिटल ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो वहाँ उसके लिए ऑर्बिटल के लिए साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम होगी। अब बात आती है मिनिमम, परमाणु में वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे मिनिमम हो, तो उसके लिए बोला जाता है नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक, तो परमाणु में
नाभिक या न्यूक्लियस ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, कम होती है। अगर कम होगी तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो वो कहाँ कम होगी, किसी परमाणु में, नाभिक में। क्यों? नाभिक में क्या क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी बिल्कुल क्या हो गई, पॉसिबिलिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। या मैं क्या कह दूं, इसको जीरो बोल दूं, शून्य। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब संभावना क्या हो गई, यहाँ पे शून्य हो गई। तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे कम है, तो वो क्या बोला जाता है, नाभिक। अब देखना, इन्हीं से रिलेटेड बात की जाती है कि कई बार कक्षक की जगह क्या नाम काम में ले लेता है, एंटीनोड। क्या काम में ले लेता है, एंटीनोड। और इस नाभिक की जगह क्या काम में ले लेता है, नोड। तो एंटीनोड और नोड क्या होते हैं, इसके भी अपन चर्चा करेंगे। तो एंटीनोड के लिए क्या बोला जाता है, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। आप इस चीज को इससे कोरिलेट कर सकते हो कि कक्षक कौन सी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। तो यहाँ पे एंटीनोड भी किसके लिए काम में लिया जाता है, कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो। तो नोड के लिए इसका उल्टा हो जाएगा कि नाभिक के चारों वो क्षेत्र किसी परमाणु में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, सबसे कम हो, तो वो क्या कहलाता है, नोड। या उसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, नाभिक से। तो नोड और एंटीनोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम कैसे होते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी पाए जाने की कैसे होती है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। वेव फंक्शंस ग्राफ जो अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे कि किसी एंटीनोड में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी अधिकतम होती है, किसी नोड में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी मिनिमम होती है। तो कैसे अधिकतम होती है और कैसे मिनिमम होगी है, और एंटीनोड्स और नोड्स कैसे निकाले जाते हैं, इसकी अपन चर्चा कर लेंगे। कहाँ पे, वेव फंक्शंस ग्राफ में। वेव फंक्शंस ग्राफ अपन पढ़ेंगे, वेव फंक्शन ग्राफ। इसमें अपन नोड और एंटीनोड पढ़ेंगे, नोड और एंटीनोड। तो परमाणु का कौन सा क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या हो, पाए जाने की कम हो, और कौन सा क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी ज्यादा हो, इसकी अपन चर्चा कहाँ करेंगे, वेव फंक्शंस ग्राफ में। वेव फंक्शंस ग्राफ कैसे निकाले जाते हैं, उसमें अपने को पता लग जाएगा कि नोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, एंटीनोड पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो पॉसिबिलिटी की मैं बात करूंगा, इसको आगे पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने मेरा मेन मकसद क्या था, इस साइन स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर साइन को, मैंने कहा साइन क्या होता है, किसी तरंग के आयाम को, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी को, संभावना, अधिकतम संभावना को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब साइन किसको रिप्रेजेंट करा है, ऑर्बिटल को। इसी तरीके से मैंने बताया, जब साइन का क्या कर लिया जाए, रूट ले लिया जाए, सॉरी स्क्वायर ले लिया जाए, साइन स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट की बात की जाए तो साइन स्क्वायर का जो मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को ही व्यक्त करेगा। इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो साइन स्क्वायर की अगर बात की जाए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या तो क्या हो सकती है, अधिकतम या मिनिमम हो सकती है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू या तो अधिकतम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है। तो ये क्षेत्र किसी परमाणु में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल या एंटीनोड्स। और वो क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, सबसे कम हो, वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस या नोड। तो इसको कौन सा बोल दिया, साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। तो नोड्स क्या होते हैं, एंटीनोड्स क्या होते हैं, इसकी अपन चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कैसे अपन किसी के लिए एंटीनोड्स और नोड्स कैसे डिफाइन होंगे, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अपन चर्चा कर लेंगे। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वेव फंक्शन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साइंस से रिलेटेड, वेव फंक्शन से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इसके आगे का नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू बच्चों।